मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसका तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत अधोलोक का प्रकरण हम देख रहे हैं। लोक का सामान्य स्वरूप हमने देखा और लोक में किस प्रकार से चारों ओर से वातवलय है वो सब देखा। और फिर ये लोक जो विभाजित है, किस आधार पे विभाजित है, लोक के विभाजन का आधार क्या है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत लोक के विभाजन का आधार है, सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत के आधार पे लोक तीन भागों में बांट दिया गया है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। यानी अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो सुमेरु पर्वत से नीचे का जो हिस्सा है वो अधोलोक है। अधोलोक का स्वरूप हम देख रहे हैं। ये अधोलोक 7 राजू ऊंचाई वाला है, 7 राजू गहराई वाला है, और जो चौड़ाई है वो तल में 7 राजू, और टॉप को बोलते हैं मुख शास्त्रों में, आचार्य की भाषा उसमें भी है। नीचे कहते हैं भूमि और ऊपर कहते हैं मुख। तो टॉप पे अपने शब्दों में 1 राजू और नीचे तल में 7 राजू की चौड़ाई वाला है। इस तरह से 196 घन राजू इसका एरिया हो जाता है। और इस अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियां हैं। बोलो प्रीति। भाभी, जब ये दो डिवीजन करते हैं ऊर्ध्व और अधो, तो मध्य को किस में रखते हैं फिर? अधो में? ऊर्ध्व में। ऊर्ध्व वाले। क्योंकि अधोलोक है वो 7 राजू का है, ऊर्ध्वलोक फिर 7 राजू का है। तो मध्य लोक का जो 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत जितना एरिया है वो ऊर्ध्वलोक में काउंट हो जाता है। यानी बारीकी में तो इतना तक भी है, ये जो 1000 योजन वाली जो चित्रा पृथ्वी वाला 1000 योजन है ना, वो मध्य लोक में आता है। तो वो भी जब 2 भाग करेंगे ऊर्ध्व दो, तो वो ऊर्ध्वलोक के 7 राजू में प्लस होगा। क्योंकि हम सुमेरु पर्वत जितना मध्य लोक कहते हैं, सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है। तो सुमेरु पर्वत भूमि के ऊपर तो 99,000 योजन ही है, 1000 योजन तो नीचे है ना वो नींव। तो वो 1000 योजन से मध्यलोक, चित्रा पृथ्वी से मध्यलोक स्टार्ट है, उसको अधोलोक में नहीं लेते हैं। पर अपन सामान्य रूप से ऐसा जब चित्र बनाएंगे या कहेंगे तो उतना ले लेते हैं, लेकिन बारीकी में देखेंगे तो चित्रा पृथ्वी वाला 1000 योजन है वो मध्यलोक में। ये मध्यलोक को सुमेरु पर्वत की जितना ऊंचा कहते हैं, और मध्यलोक तो ऐसे ही फैला हुआ है चूड़ी के आकार का। हाँ, कैसे ऐसे कहते फैला हैं? हुआ है, ऐसे तिर्यक फैला हुआ है। अपन मध्यलोक की रचना पढ़ेंगे जब देखेंगे फैला हुआ ऐसे है, लेकिन उसकी कुछ हाइट तो होगी ना भाई। फैला हुआ ऐसे है तो कितना लेना, ऊंचाई में भी तो कुछ लेंगे ना। अभी अपने फिर अपने मकान वकान कैसे बनाएंगे भाई, ये मध्यलोक में नहीं आएगी ऊंचाई। तो हाँ वो जी। ऊंचाई इतनी है सुमेरु पर्वत। ठीक। अधोलोक का प्रकरण अपना चल रहा है। अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं। सबको नाम याद हो गए?
मेरे हिसाब से सबको याद है। ठीक है, और किसी ने अभी अभी याद किए हो जिनको याद नहीं थे तो वो खुद हाथ ऊंचा करके ऐसा कह दें कि हमने अभी अभी याद किए हैं 1-2 दिन में, तो मैं सुन लूंगी। बाकी सबको पहले के ही याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने अभी याद किए रेखा जी, बोलिए। बोल रहे हैं नेटवर्क वीक है शायद। चलिए, तो ये 7 पृथ्वियां हैं: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। और इन 7 पृथ्वियों के नाम के आधार पर ही हम 7 नरक कहते हैं। लेकिन इन पृथ्वियों में वास्तव में ये तो 7 पृथ्वियां हैं, इनमें नरक बिल है, नारकियों के रहने के स्थान है, जिसे तम प्रभा, मैं बोलूं? हाँ तम बोल। प्रभा, हम्म, सॉरी, ये रत्न प्रभा, रत्न प्रभा, शकरा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। सात। ठीक। ठीक है। हाँ, सात, और इनकी वो मोटाई भी, बस मोटाई 84। बस बस। ये 7 पृथ्वियां हैं। तो पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, उसमें से 2 भागों में नारकी जीव नहीं रहते हैं। नरक कहाँ से चालू हो रहा है, यानी नारकियों के रहने का स्थान, जो पहली पृथ्वी का 3rd पार्ट है, क्या नाम है उसका? अबहुल भाग। वहाँ अबहुल भाग से नरक प्रारंभ होता है। कितना मोटा है वो अबहुल भाग, उसकी मोटाई कितनी है? आप लोग बोल दिया करिए, मुझे सुनाई आता है। 80,000, 80,000 योजन की मोटाई वाला वो भाग है। अब वो जो आगे की जो पृथ्वियां हैं उनकी मोटाई फिर 32,000 योजन, 28,000 योजन, 24,000 योजन, 20,000 योजन, 16,000 योजन और 8,000 योजन, इतनी इतनी उनकी मोटाई है। उस मोटाई में ही बिल, और मोटाई जितनी है पृथ्वियों की, ऊपर नीचे का 1-1 हजार योजन छोड़कर बीच की जगह में वो बिल बने हुए हैं। ये सभी में लगाना। 7वीं पृथ्वी में, क्योंकि वहां एक ही लेयर है इसलिए उसमें विशेष नहीं है। सभी पृथ्वियों में ऊपर जितनी उनकी मोटाई है, जितनी उनकी मोटाई है, जैसे यहाँ कहा था अपन ने खर और पंख भाग में देखा था देवों के रहने के स्थान, तो ऊपर नीचे के 1-1 हजार योजन छोड़ के बीच में उनके रहने का स्थान था। ऐसे ही नरकों में भी ऊपर नीचे के 1-1 हजार योजन छोड़कर बीच में, बीच के स्पेस में नारकियों के बिल है। कल हम बिल देख रहे थे, तो वो 3 प्रकार के बिल हैं: प्रकीर्णक, श्रेणीबद्ध और बीच वाले को क्या कहते हैं? इंद्रक। ठीक है, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ये 3 टाइप के बिल हैं। यानी ऐसे नहीं है कि बस नरक है तो एक बड़ा डब्बा सा, मतलब बोलते हैं ना हॉल, तो एक हॉल है और उसमें सारे नारकी भर जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो बिल भी हॉल जैसे ही हैं यूं तो, लेकिन फिर भी सबके रहने के स्थान वहां पे भी अलग अलग बिल हैं, अलग अलग उसमें वो रहते हैं। तो बिलों की संख्या यहाँ दूसरे सूत्र में हमने देखी थी कि पहली पृथ्वी में टोटल बिल कितने हैं? 30 लाख। पहली पृथ्वी में टोटल 30 लाख बिल हैं। दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख, छठी में 5 कम 1 लाख और सातवीं में केवल 5 बिल हैं। ये बिलों की संख्या है। और फिर उसके साथ में जो ये बिल है, तो वो पूरी पृथ्वी बस एक ही लेयर में ऐसा नहीं है। उस पृथ्वी के फिर पहली पृथ्वी के 13 पार्ट, पटल जिसे कहा गया है यहाँ पर, पटल भी कहा है, पाथवे भी कहा गया है। तो कितने कितने पटल हैं याद किया आप लोगों ने? याद करने कठिन नहीं है, ये सब संख्याएं तो सरल ही हैं। कितने पटल हैं? बोलिए मनोरमा आंटी। पहली पृथ्वी में 13 पटल है और 13 इंद्रिक बिल है। दूसरी पृथ्वी में 11 पटल और 11 इंद्रिक बिल है। आप तो पटल बोल और दीजिए खाली बस। अच्छा, तीसरी पृथ्वी में 9, चौथी में 7, पांचवी में, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 4, फिर 3, फिर 2, 1। और फिर सातवीं में 1। इस तरह से ये टोटल कितने हैं? 49, 49
पटल है, तो हर पटल में ही अपने अपने बिलों की रचना अलग अलग है। कल एक वो प्रश्न था कि जो पृथ्वियां हैं, ये पृथ्वियां भी वात वलय के आधार से स्थित हैं। कल ये बात अपन ने देखी थी कि इन पृथ्वियों के नीचे भी वात वलय है, और वो वात वलयों की मोटाई भी 20-20 हजार योजन, जो तल में थी 20-20 हजार योजन की मोटाई, वैसे ही यहाँ पर भी 20-20 हजार योजन की मोटाई है। और पहली पृथ्वी के नीचे भी वात वलय है। कल वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो पहली पृथ्वी के नीचे भी वात वलय है, और सभी वात वलय ये जो पृथ्वियों के नीचे हैं वो 20-20 हजार योजन की मोटाई वाले हैं। देखिए ये पृथ्वी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से पृथ्वियां हैं। तो ये इसके नीचे भी यहाँ घनोदधी वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, फिर घनोदधी वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। और ये सब भी कितने हैं? 20-20 हजार योजन, 20 हजार का ये, 20 का ये, मतलब टोटल 60 हजार योजन की वायु वहां पर है। और सबसे अंत में भी, लोक के अंत में टॉप, जो अपन ने देखा था तल में जो मोटाई थी वो 20-20 हजार योजन थी, वही यहाँ पर भी वात वलयों की मोटाई है बराबर। मैम जो 1-1 हजार योजन छोड़ रहे हैं तो वो मतलब वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ नरक ये बिल नहीं है, नरक के बिल नहीं होंगे वहाँ हाँ, पे? वो बिल नहीं है, वो थोड़ा बेस के लिए चाहिए ना, मतलब से वो बिल बनेंगे, उनके उत्पत्ति स्थान होंगे, तो इसलिए वो इतना इतना वो छोड़ रहे ऊपर हैं। नीचे दोनों जगह मतलब नारकी नहीं रहेंगे वहाँ पे? नार की तो बहुत जगह गैप है बीच में, ऐसा नहीं है कि पूरा इतना दिख रहा है, और इतने में तो है ही नहीं, रचना तो केवल प्लस नारी में यहाँ है, इसमें है, नहीं, और वो इसमें एक भी हजार कितनी योजन जगह की है। अपेक्षा बोल रही हूँ, 1 हजार योजन जो आपने छोड़ हाँ, वहाँ बताया ना। वहाँ बिल बिल्कुल नहीं है, और बीच बीच में भी जो गैप्स हैं वहां पे, ऐसा नहीं। ये पृथ्वी पे आकाश की हाइट भी अलग से है इनके आकाश पृथ्वी। आकाश की क्या है कि निकाल सकते हैं अपन अच्छा नहीं। कि जो ये एक एक राजू के गैप में है ना, जैसे दूसरी पृथ्वी और तीसरी पृथ्वी के बीच में एक राजू का गैप है, और इसकी मोटाई कितनी है, दूसरी पृथ्वी की मोटाई, वो थोड़ी मतलब गणित हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं ले रही थी, लेकिन जिनको देखना वो कर सकते हैं, मैं एक थोड़ा आइडिया बताती हूँ। दूसरी पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 32 हजार योजन, ठीक है ना। और तीसरी पृथ्वी की मोटाई कितनी है? पता नहीं। 28 28। तो ये 32 हजार योजन की तो ये, और 60 हजार योजन का ये, एक राजू माइनस 32 और 60, और ये बीच का क्या हो गया, बाकी आकाश, ऐसे करके। तो एक राजू की अपने को असंख्यात योजन है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एक राजू माइनस इतने योजन, वो आकाश है, इस तरह से। तो बीच में आकाश है सब खाली, और एक इसके अंतिम पटल से इसके पहले पटल का गैप कितना है, तो वो भी उतना उस हिसाब से गैप निकाला, वो सब किया है तिलोय परिणति तिलोकसार में, बहुत सारी यादें, एक एक का निकाला है, एक एक का, कुछ भी नहीं छोड़ा। अपन तो एक इतना सा वरवली करके अपने को तो लगता है कि क्या, आचार्य ने एक एक मूल गाथाओं में निकाल निकाल के, गाथाओं में सारी संख्याएं वो सब दी है। लेकिन फिर क्या है कि अपने सबको ऐसा लगेगा थोड़ा बोरिंग सा, गणित गणित हो जाएगी, इसलिए। यहाँ बिलों की रचना अपन देख रहे थे, 3 प्रकार के बिल हैं, और 3 प्रकार में जो बीच वाला बिल है उसका नाम है इंद्रक बिल, जो लाइन से दिशाओं और विदिशाओं में है। दिशा कहलाती है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, वो कहलाती है दिशाएं। ये भी एक बार समझ लीजिए, जब भी नक्शों में देखते हैं अपन, तो दिशाएं किस प्रकार से होती है, चाहे यहाँ के हों अपने धार्मिक हो, चाहे स्कूल कॉलेज के मतलब लौकिक भी हो। ये राइट साइड में होती है पूरब, फिर नीचे दक्षिण, फिर पश्चिम और उत्तर, ये दिशाएं होती है। जब भी पेपर पे बनाएंगे, राइट साइड में पूरब, लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। एक्चुअल में ऊपर नीचे नहीं है, अपने यहाँ तो ऐसा है ना तिरक, लेकिन जब नक्शे में बनाएंगे, बोर्ड पे बनाएंगे, तो इस तरह से दिखाते हैं। फिर ये जो कोने होते हैं इन दिशाओं के बीच वाले, ये कहलाती है विदिशाएं, ये विदिशाएं, ठीक है।
तो ये ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये चार भी दिशाएं होती हैं। नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो बस ये समझ में आ जाए ये भी दिशाएं हैं, ठीक है। उत्तर पूर्व के बीच में, पूर्व दक्षिण के बीच में, दक्षिण पश्चिम के बीच में और पश्चिम उत्तर के बीच में, जो कोनों वाली जो होती है, जो अपन कहते हैं ना सूरज कहाँ से उगता है, तो आप देखना कभी भी सूरज ऐसा ऐसा बीच में पूर्व से नहीं उगता है, सूरज उगता है विदिशा से, ठीक है ना। वायव्य में अस्त होता है, आग्नेय से उगता है। तो वो अपन ज्योतिष श्लोक पढ़ेंगे तब और देखेंगे। तो ये भी दिशाएं होती है। तो ये हो गई 8। 10 दिशाएं सुना आपने, दशों दिशाओं में कभी ऐसा कहीं पूजा में। तो ये 8 तो दिशाएं हो गई, और एक है ऊर्ध्व और एक है अधो, ऐसे करके 10 दिशाएं होती हैं। तो ये जो पृथ्वियां है ना, लोक की सारी पृथ्वी है, ये पृथ्वियां, सातों पृथ्वियां, सातों पृथ्वियां 9 दिशा में वातवलयों से लगी हुई हैं। ऊर्ध्व को छोड़ के बाकी 9 दिशाओं में वातवलयों को टच करती है सब तरफ से। अब वो अपने को 3D इतना माइंड में ख्याल में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा कम मतलब ऐसे बैठता है। कोई चीज भी इस तरह की नहीं होती है। जो ये 7 पृथ्वियां हैं अधोलोक की, ये 9 दिशाओं में वातवलयों को टच करती है। और जो 8वीं पृथ्वी है, कहाँ पर है 8वीं पृथ्वी? ऊपर लोकाग्र में। वो दशों दिशाओं में वातवलय को टच करती है, यानी उसके पूरे 10 दिशाओं में वातवलय है। तो जो नरक में जो बिलों की रचना है, ये समझ लीजिए ये नरक का एरिया है। तो एक बिल है बीच में, इंद्रक बिल। और जो पहले नरक का पहला पटल है, पहले नरक का पहला पटल है, कितने पटल है टोटल पहले नरक में? 13। तो पहले पटल में क्या है उसकी रचना, कि बीच में इंद्रक बिल है, उसका नाम है सीमंतक। ये नाम याद करना है। सीमंतक नाम का पहले पटल का पहला इंद्रक बिल, वो सीमंतक है। फिर उसके जो दिशाओं में जो बिल है वो है 49, ऐसे 49 बना लो। तो 49 चारों दिशाओं में, बीच में इंद्रक, और ये 49 चारों दिशाओं में, इस तरह से। 49 दिशाओं में है। और विदिशाओं में जो बिल है वो है 48, एक कम है, दिशाओं से एक कम, तो 48 हो गए। ये पहले पटल में ये स्थिति है। एक इंद्रक है, दिशाओं में 49 है, विदिशाओं में 48 है, और बाकी जो है प्रकीर्णक तो कहते हैं किसे है, फूल की तरह बिखेर दिया कहीं भी है। तो अब पहले नरक में जो बिल हैं, कितने, मतलब इसकी सारी काउंटिंग निकाली है और अपने इसमें भी दी है करके कि किस तरह से है। तो ये तो काउंटिंग है इनकी। अभी अगला जो पटल है, अगले पटल में क्या होगा? अगले पटल में एक एक माइनस करना है, एक माइनस करना है दिशाओं में से, एक माइनस करना है विदिशाओं में से। तो दूसरे पटल में दिशाओं में कितने कितने हो जाएंगे श्रेणीबद्ध बिल? 49, 48, 48, ठीक है। और विदिशाओं में हो जाएंगे 47, 47। फिर तीसरे पटल में
दिशाओं में हो जाएंगे 47, विदिशाओं में हो जाएंगे 46। फिर चौथे पटल में इधर 46, इधर 45। ऐसे करते करते 13 पटलों में एक एक माइनस होता जाएगा। तो टोटल बिल निकालेंगे 13 पटलों के पहले नरक के, तो इंद्रक कितने आएंगे? 13। फिर श्रेणीबद्ध कितने आएंगे? तो वो मैथ्स करके देख लेना कि एक में 49 है, फिर 48 है, ऐसे करके एक माइनस करके वो फार्मूला होता है। तो उस तरह से विदिशाओं की और दिशाओं की निकाल के यहाँ निकाला है। पीछे आप देखिए पेज नंबर 142 पे अपने ग्रंथ में, पेज नंबर 142। पहली पृथ्वी में इंद्रक बिल 13 हो गए, श्रेणीबद्ध निकाले हैं तो 4420 ये श्रेणीबद्ध। अब प्रकीर्णक कितने हैं? तो टोटल अपने को पता था कि पहले नरक में 30 लाख बिल हैं, तो 30 लाख में से ये 4420 और 13 जोड़ के वो माइनस कर दिए, तो 29,95,567 2995567 ये प्रकीर्णक बिलों की संख्या यहाँ पर आ गई। ऐसे पूरे हर पृथ्वी में कितने इंद्रक बिल हैं? इंद्रक तो सरल है, जितने पटल है उतने इंद्रक हैं। फिर कितने श्रेणीबद्ध बिल हैं और कितने प्रकीर्णक बिल हैं, ये सारी अलग अलग संख्याएं यहाँ पर निकाल के दी गई हैं। ये श्रेणीबद्ध में केवल सीधे वाली लाइन में आकर इनकी वो भी आएगी, जो विदिशाओं में वो भी श्रेणीबद्ध हाँ, कहलाते हैं। विदिशा वाले भी श्रेणीबद्ध हैं, विदिशा वाले भी श्रेणीबद्ध। दिशा और विदिशा में जो दोनों लाइन से है ना, वो लाइन से है तो वो दोनों ही श्रेणीबद्ध है। ये जो 49 बता रहे हैं, ये 49 मतलब चारों दिशा मिला के, दोनों दिशा मिला के 49? नहीं, एक दिशा में 49, दूसरी दिशा में 49, तीसरी दिशा में 49, चौथी दिशा में 49। सब में 49 मतलब, और हाँ, 48? तो 49 एक, को 4 से गुणा करो, अच्छा 48 को 4 से गुणा करो, तो वो एक पटल के श्रेणीबद्ध बिल आ जाएंगे, एक तो पटल के। ये तो 13 पटल के यहाँ दिए हैं, 44 या ये पूरे 13 पटल के दिए, फिर अपन दूसरे पटल के निकालो तो एक कम करके, फिर 48 को 4 से गुणा करो, 47 को 4 से गुणा करो। नहीं समझे, नहीं मतलब ये 4420 है, ये 13 पटल के हुए ना? 4420 13 पटल के, अच्छा 13 पटल के। तो एक पटल के तो कितने आएंगे कि 48 और 48 को 4 से गुणा करो और 49 49 को को 4 4 से से। गुणा करो, तो वो जो संख्या आएगी वो एक पटल के श्रेणीबद्ध बिल आएंगे। अच्छा ठीक। फिर दूसरे पटल के, इस तरह से। मतलब ये तो अपन एक एक कर रहे हैं, बाकी उसका फिर हाँ वो फार्मूला से वो निकल जाता है। वो समझ। ठीक है। तो मतलब कि ये ऐसे वहां चाहे जैसे कैसे भी कहीं भी कोई सा भी बिल है या ऐसा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बराबर तरीके से, जैसे अच्छे से तरीके से कॉलोनी बनती है, जैसे नारकियों की कॉलोनी, वो बिल वो इस तरह से बराबर सेट है। और जो सातवां नरक है, सातवीं नरक पृथ्वी है, उसमें उसमें क्या स्थिति आएगी, वहां तक पहुंचेंगे ना। आप देखो टोटल पटल कितने थे अपने, टोटल पटल कितने हो रहे हैं? 49 पटल है ना टोटल। और जो पहले पटल में जो श्रेणीबद्ध था दिशा वाला, वो कितने हैं? 49। और एक एक माइनस करते जा रहे हैं अपन, तो अंतिम 49वें पटल में पहुंचेंगे तो दिशा में कितने रह जाएंगे? चारों दिशाओं में एक एक रह जाएगा। और विदिशा में कितना बचेगा? विदिशा में पहले पटल में 48 थे, तो अंतिम पटल में पहुंचेंगे तो विदिशा में 0। तो जो सातवें नरक में जो कितने बिल हैं, या संख्या दी थी ना, 5 पंच चेव यथाक्रम, तो सातवें नरक में क्या है कि एक इंद्रक बिल है, एक और चारों दिशाओं में एक एक बिल है। बस ये 5 बिल सातवें नरक में है। मतलब पूरा सिस्टम से चल रहा है सारा काम, कि जैसे जैसे वो संख्याएं दी थी उसको माइनस करते जाएंगे, तो इस तरह से सातवें नरक पे पहुंचकर ऐसी बिलों की रचना दिखाई देगी। मैम ये 40 जब अपन ये जो प्रकीर्णक बिल और ये श्रेणीबद्ध है, ये चारों दिशाओं में अपन ने लिए तो 49 × 4 कर दिया है ना।
और फिर 48 इंटू 4 किया, फिर इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 13 नहीं बिलों नहीं, के। 13 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हर पटल में इतने ही नहीं है ना, एक एक कम होता जा रहा है, हर पटल में एक एक कम होता जा रहा है। अच्छा। तो वो अभी मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, वो उसका मतलब एक एक कम करके, या तो अपन अलग अलग निकालो हर पटल का, हाँ। या तो वैसे करके जोड़ लो, हम्म। और नहीं तो वो ग्रंथ में देख के बता दूंगी मैं फॉर्मूला जो बोले रहे। मैम 7वें नरक में प्रकीर्णक बिल नहीं रहेंगे? प्रकीर्णक बिल नहीं है 7वें नरक में, केवल ना श्रेणीबद्ध बिल भी केवल दिशाओं में है, विदिशा वाले बिल भी नहीं है, प्रकीर्णक बिल भी नहीं है, केवल एक इंद्रक बिल और चारों दिशाओं में एक एक बिल, ऐसा है। अब ये जो बिल है, दो नाम तो आपको याद करने, पहले नरक की पहले पटल का इंद्रक बिल क्या नाम है, याद हो गया, सीमंतक। और 7वें नरक का जो इंद्रक बिल है उसका नाम है अप्रतिष्ठान, यहाँ पर दिया है। ये अप्रतिष्ठान नाम है तिलोय पन्नति के आधार पे, और श्लोक सार में इसी का नाम मिलता है अवधि स्थान। लिख लीजिए, आप अप्रतिष्ठान याद कर लीजिए, लेकिन कभी आपको पढ़ने में दूसरा मिल जाए अवधि स्थान, तो फिर आपको लगेगा कि ये क्या है, तो नामों में अंतर आप मिल सकता है ग्रंथों में। तो त्रिलोक सार में उसका नाम अवधि अवधि स्थान दिया है। वो मिलता जुलता ही है, अप्रतिष्ठान और अवधि स्थान थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए नाम तो एक ही सही होगा, लेकिन अब वो ऐसा होता है ना, श्रुत से आया ये सब, सुन सुन के चल चल, तो सुनने में किसी को ये सुनाई मतलब याद रहा, किसी को वो, तो कुछ खास बात नहीं है, नाम है जो भी नाम हो। ये क्यों याद कर रहे हैं हम, कि अभी इनकी अपन विस्तार देखेंगे। ये जो बिल है 3 टाइप के, ये बिल इनके आकार कल अपन ने देखे थे कि कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई तिकोने हैं, इस तरह से अलग अलग आकार वाले हैं। तो इनकी जो साइज है वो भी अलग अलग है। तो जितने भी इंद्रक बिल हैं वो सब संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, और जो इंद्रक बिल होते हैं अपन ने यहाँ गोल गोल बनाए हैं सारे ही, वो इजी रहता है बनाने में, लेकिन इंद्रक बिल है वो तिकोने आकार के, ट्रायंगल शेप के हैं। जो भी इंद्रक बिल हैं वो ट्रायंगल वाले शेप के हैं, तिकोने हैं। और बाकी जो भी हैं वो सब अलग अलग शेप्स के हैं, गोल भी हैं, तिकोने भी हैं, चौकोर भी हैं, यथा योग्य जो भी शेप है वो है। तो इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। श्रेणीबद्ध बिल हैं वो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, और जो प्रकीर्णक हैं उनमें से कुछ संख्यात योजन वाले हैं, कुछ असंख्यात योजन वाले हैं। ये पहले नरक की बिल का नाम बता दीजिए जरा, वो श्रीमद क्या बताया पहली नरक क्या, बिल का नाम, इंद्र बिल का नाम? पहले नरक के पहले पटल के इंद्रक बिल का नाम है सीमंतक, क्या दिया है अपने, सीमंतक। 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 हाँ, यहाँ जो सूत्र वाला पेज है उसमें नीचे से चौथी लाइन में दिया है सीमंतक। ग्रंथ में जो पेज है जिसमें दूसरे नंबर का सूत्र है, 140 नंबर का पेज है, सीमंतक। तो संख्यात योजन विस्तार, असंख्यात योजन विस्तार का मतलब क्या है, कि संख्यात योजन मतलब जो काउंटेबल है वो उतने विस्तार वाला है, यानी छोटा है साइज में, और असंख्यात योजन विस्तार वाले यानी वो बहुत बड़े हैं, उसकी संख्या गिनती हम नहीं बता सकते।
तो जो पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल है सीमंतक नाम का, वो है 45 लाख योजन का। उसका विस्तार कितना है? 45 लाख योजन। में भी असंख्यात योजन कैसे हो सकता है जब ये भूमि इतनी है, योजन 1,80,000 योजन मोटी पहले तो नरक में। मोटाई है, मोटाई। ऐसे तो एक राजू फैला है ना, वो मोटाई है। ठीक है। अब ये जो फैलाव बता रहे हैं वो ऐसे, समझ में आ रहा है? और किसी को तो नहीं था ये कंफ्यूजन? ये जो हमने भूमियों की मोटाई बताई, ये तो ऐसे मोटाई है। अब जो विस्तार बता रहे हैं, ये जो बिल है, ये ऐसे मोटाई में नहीं है, ये तो ऐसे है ना भाई। वहां एक पृथ्वी इतनी मोटी है, अब वहां बिल कैसे होंगे? बिल ऐसे मोटाई में थोड़ी ना होंगे। बिल तो ऐसा जो विस्तार है, ऐसा विस्तार कितना है कि वो पृथ्वी का तो 7 राजू का विस्तार है गहराई में। लेकिन अपने को तो जो नरक की रचना है वो कितने विस्तार में है? वो तो एक त्रसनाली में है ना, एक राजू बाई एक राजू। तो एक राजू बाई एक राजू की, इसलिए ये जो चित्र बनाते हैं तो यहाँ एक चौकोर डब्बा बनाते हैं, क्योंकि एक राजू बाई एक राजू में है ये जो चीज। वो सब ऐसे हैं पृथ्वियां, वो तो अपनी रचना ऐसे चल रही है। लेकिन ये जो बिल है ये बस इस एक राजू बाई एक राजू में, और वो एक राजू बाई एक राजू ऐसे फैला, और उसकी मोटाई ऐसी। तो पहले नरक का पहले पटल का इंद्रक बिल सीमंतक नाम का, वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। और 7वें नरक के का जो इंद्रक बिल है, यानी उसमें एक ही पटल है, वो जो इंद्रक बिल है उसका नाम क्या है? अप्रतिष्ठान। अप्रतिष्ठान नाम का इंद्रक बिल है, वो 1 लाख योजन का है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो इंद्रक बिलों का साइज नीचे जाते जाते छोटा हो रहा है। ठीक है। अब और बीच के भी सबके इंद्रक बिलों के साइज दिए, अपन सबके नहीं देखते, ये अपने काम आएंगे, दो काम आते हैं, इसलिए इन दो की चर्चा की है। बाकी विशेष बहुत है, और जिनको जिन समझ लो समय हो, बुद्धि हो और उपयोग लगाना चाहते हो, और अच्छी है, मतलब कोई बुराई नहीं है। ऐसा लगता है इनको ये जानने से क्या प्रयोजन होगा, याद करने से भी क्या होगा, कि दुनिया भर की फालतू बातें याद करते हैं, तो उससे तो अच्छा है ना कि ये याद कर लें। और ये याद करने में उपयोग लगाएंगे तो और इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा। तो बुराई तो बिल्कुल है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। और कर सकते हो, समय होता हो तो इसमें उपयोग लगाना चाहिए। बोलिए। अभी तो हम बिलों का साइज देख रहे हैं, तो इन बिलों में रहने वाले नारकी जीवों की भी संख्या है, फिक्स है हाँ, कुछ? सभी बिलों में असंख्यात नारकी रहते हैं, और उनकी शरीर की ऊंचाई वगैरह वो बताएंगे। शरीर की ऊंचाई वगैरह, उनकी हाइट कितनी कितनी होती है वो बताएंगे। बोल रहे हैं इसका जैसे विशेष जानकारी चाहिए तो ये कैसे, मतलब कब समय में से पूरा पूरा बिल का जैसे। विशेष जानकारी चाहिए तो आप तिलोक पद्धति तिलोकसार ग्रंथ का स्वाध्याय करें। अच्छा, उससे करना। हाँ, वहाँ विशेष थी। ठीक। तिलोकसार है निमिचन हाँ सिद्धांत चक्रवर्ती का, हाँ, वो पता। और तिलोक पन्नति यति लोग वृषणाचार्य, करना चाहिए। उनमें विशेष दिया है। ठीक। देखिए ये अपना अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब अपन ने कर लिया या पढ़ा है इसको? वही जो 49 बिल है, और फिर ये सारी बातें यहाँ दी है। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 141 देखिए। यहाँ से बीच में से पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार घटते घटते छठवें नरक के तीसरे अर्थात अंतिम पटल में दो दो श्रेणीबद्ध बिल और विदिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध बिल रह जाता है। छठवें नरक में कुल 3 पटल है, तो जो उसका लास्ट पटल होगा वो 48 नंबर का पटल होगा, तो उसमें श्रेणीबद्ध एक एक रह जाएगा, विदिशाओं में और दिशाओं में दो दो श्रेणीबद्ध।
सातवें नरक की भूमि में एक ही पटल होता है और उसमें एक ही इंद्रक बिल और 4 दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल, इस प्रकार कुल 5 बिल होते हैं। सातवें नरक में विदिशाओं में बिल नहीं है। अब यहाँ नाम, सारे बिलों के नाम दे रहे हैं सातवें नरक के 5 बिलों के। पूर्व दिशा में काल, पश्चिम में महाकाल, दक्षिण दिशा में रौरव, उत्तर दिशा में महारौरव और मध्य में अप्रतिष्ठान नाम का बिल है। ये नाम भी इनके ऐसे हैं, डरावने, भयानक भयानक, इस तरह के नाम है। भूमि का जो अंश शेष रहता है उसमें पुष्प प्रकीर्णक बिल होते हैं। जिस प्रकार हम हाथ में पुष्पों को लेकर क्षेपण करते हैं, फेंक देते हैं, उसमें कोई भी पुष्प कहीं भी अव्यवस्थित रूप से गिर जाता है, उसी प्रकार इन बिलों की स्थिति है, इसलिए इनको पुष्प प्रकीर्णक बिल कहते हैं। इस प्रकार ये बिल इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और पुष्प प्रकीर्णक बिल के रूप में 3 भागों में विभाजित हैं, जिसे निम्न चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। और ये चार्ट यहाँ दी है पूरी संख्या कि इंद्रक बिलों की संख्या 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1, और फिर ये श्रेणीबद्ध और ये प्रकीर्णक। तो इंद्रक और श्रेणीबद्ध हम निकाल सकते हैं और टोटल हमको दिया हुआ है, तो टोटल में से इन दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे तो ये पुष्प प्रकीर्णकों की संख्या निकल के आ जाती है। सातवीं भूमि में कोई प्रकीर्णक बिल नहीं है, ये यहाँ पीडीएफ में है छपा है, यहाँ क्रॉस है, मतलब यहाँ कोई बिल नहीं है। आगे देखिए, इन 7 पृथ्वियों में कुछ बिल संख्यात लाख योजन विस्तार वाले, कुछ असंख्यात लाख योजन विस्तार वाले। अभी अपन ने संख्यात योजन बोला, वो संख्यात लाख कर लीजिए उसको। 45 लाख है ना, तो 45 है वो संख्या है और उसके आगे लाख है। संख्यात लाख योजन विस्तार वाले, कुछ असंख्यात लाख योजन विस्तार वाले। 5वें भाग यानी 20% तो संख्यात योजन विस्तार वाले और 80% 4 भाग असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। थोड़ा परसेंटेज में बता रहे हैं कि टोटल जितने बिल हैं उसमें से 20%, 5वें भाग यानी 1/5, टोटल का 1/5, जो 84 लाख बिल हैं उनका 1/5 बिल तो है संख्यात लाख योजन विस्तार वाले। लाख लगाए भी तो भी, नहीं भी लगाए तो भी वो संख्यात चलेगा उसमें। और जो बाकी के 4/5 बचे यानी 80% जो बचे वो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इसमें भी अपन ने ये देख लिया कि जो इंद्रक बिल हैं वो सब संख्यात योजन विस्तार वाले ही हैं, श्रेणीबद्ध बिल हैं वो सब असंख्यात योजन विस्तार वाले ही हैं, और प्रकीर्णक बिलों में दोनों तरह के मिक्स हैं। इंद्रक बिलों की गहराई प्रथम नरक में 1 कोस और आगे क्रमशः आधा आधा कोस बढ़ती हुई 7वें में 4 कोस हो जाती है। बिलों की गहराई, ये बिल है ना ऐसे, ये जो पीछे दिया था जमीन में गड़े हुए ढोल की तरह, जैसे जमीन में ढोल गाड़ दे या जमीन में खड्डा करके कोई ढोल मटके वगैरह नहीं लगा देते। कभी आप लोगों ने देखा हो मकान बनते हुए, तो हाइट लेनी हो, ऊंचाई, तो कहीं मटके लगा देते हैं, कहीं सपोरे वपोरे लगा देते हैं ऊंचाई के लिए, इस तरह से। तो जैसे वो मटका उसमें लगा दिया तो वो उसमें पोल हो गई, अगर उस जमीन को खोदेंगे तो वो उतनी पोल हो जाती है। तो ऐसा जमीन में कोई भी कुछ गाड़ दिया तो उतनी पोल के समान। तो जो पहले नरक में उनकी जो गहराई है, बिलों की गहराई 1 कोस की है और आगे आधा आधा कोस बढ़ती हुई, दूसरे में 1.5 कोस, तीसरे में 2 कोस, फिर 2.5 कोस, फिर 3 कोस, 3.5 कोस, और आगे 7वें में पहुंच के 4 कोस की उसकी गहराई यानी मोटाई, बिलों की मोटाई, थिकनेस, वो 4 कोस हो जाती है। मोटाई का मतलब है वो जो उनकी जो बिल जितने एरिया में है ना वो। श्रेणीबद्ध बिलों की गहराई अपने इंद्रक बिलों की गहराई से 1/3 और अधिक है। ये इंद्रक बिलों की बताई है 1 कोस, तो जो श्रेणीबद्ध बिल है वो और ज्यादा गहरे हैं, उनकी गहराई इंद्रक बिलों की गहराई से 1/3 यानी 1/3 और अधिक है। तो वो 1 कोस है तो 1 कोस में 1 कोस प्लस 1/3 और करो, 1/3 कोस, ऐसा, इतनी है। पुष्प प्रकीर्णकों की गहराई श्रेणीबद्ध बिलों और इंद्रक बिलों इन दोनों की मिली हुई गहराई के बराबर है। श्रेणीबद्ध और इंद्रक बिलों की जितनी गहराई हो जाती है उन दोनों को प्लस करो,
वो सब दिए हैं शास्त्रों में, लेकिन वो संख्याएं ज्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ भी नहीं दिया है इन्होंने, दादा ने भी, और अपन भी उसको फिर नहीं देख रहे हैं। विशेष जिनको देखना हो वो स्वाध्याय करें त्रिलोक सार तिरुपन्नति ग्रंथों का। मैम वो एक बिल में एक ही नाट्य रहता है? नहीं नहीं, अभी चर्चा करेंगे अपन। भरे हैं भरे हुए ठसाठस, एक एक बिल में असंख्यात असंख्यात नारकी रहते हैं। पर्सनल कोई बिल का मतलब कोई रूम नहीं है, ये पर्सनल रूम मिला है। वहाँ बिल है बड़े बड़े, समझ लो जैसे ऐसे होता है ना, ये अपने नीचे पाइपलाइंस वगैरह जाती हैं, जमीन के नीचे पाइपलाइन जाती है बड़ी बड़ी, कोई पानी की है या इस तरह की, तो इस तरह से वो बड़े बड़े, ये तो अपने ऐसे जाती हुई दिखती है अपने को, उसको आप ऐसे समझ लो। और वहां पर तो नीचे तो है ही फैलाव, और उसमें ऐसे अंदर जमीन के अंदर है, और फिर उसमें सब नारकी भरे हुए हैं, बड़ी मतलब बुरी स्थिति है, खचाखच भरे हुए। ऐसा होता है ना कभी कभी, एक कमरा है 4 जनों का और उसमें 8 जनों को ठहरा दें, गद्दे लगा दें लाइन से, और बस, तो कैसे लगता है, कैसे बस होती है, बस में भर भर के जा रहे हैं, 5 सीटर कार है और हम 7 जने भर गए उसमें, कैसी ऐसी स्थिति वहां नरकों में है, इस तरह की। ये सब बिल ऊंट आदि के समान अशुभ आकार वाले हैं। इनके शोचन रोदन आदि भद्दे भद्दे नाम है। एक बार ये पढ़ के पूरा कर लेते हैं, फिर आज तो समय हो जाएगा, फिर इनकी और चर्चा, थोड़े चित्र वगैरह वो कल, अभी देख लेंगे चित्र तो, या तो नहीं तो कल। जिस प्रकार लोक में अपेक्षाकृत संपन्न लोगों को पृथक पृथक कमरों में ठहराया जाता है और सामान्य जन को सामूहिक रूप से एक हॉल में ठहरा दिया जाता है, उसी प्रकार ऊपर ऊपर के नरकों में अपेक्षाकृत छोटे बिल हैं और नीचे के नरकों में अपेक्षाकृत बड़े बिल हैं। नीचे के नरकों में बिल बड़े बड़े हैं, वहां भरे हैं, एक ही में हॉल जैसे हैं, तो एक ही में भरे हैं। ऊपर के नरकों में थोड़े कंपैरेटिवली साइज वाइज छोटे बिल हैं, तो उसमें तो हम लोग कम कम है, जैसे एक कमरा है 4 लोगों का तो वो ठीक है, और एक साथ 10 लोगों को, अपने को कहीं जाके कमरा मिले तो 4 लोग वाला मिल रहा है या फिर 10 लोग वाला मिल रहा है, अपन किसको प्रेफर करेंगे? ये दो ही ऑप्शन है, पर्सनल वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर ठीक है 4 लोग वाला ठीक है, और 10 तो और मुश्किल। ऐसा तो ऐसे वहां नारकियों की स्थिति है। अभी और चर्चा करेंगे अपन, नारकी किस तरह से, नारकियों के दुख क्या हैं और कैसी वहां परिस्थिति होती है। देखिए थोड़े से ये चित्र कल भी देखा था अपन ने, ये बिल है, इंद्रक बिल है, श्रेणीबद्ध बिल है, प्रकीर्णक बिल है, और ये जो गहराई देखिए यहाँ सब दिया है, इंद्रक बिल की गहराई 1 कोस है, श्रेणीबद्ध बिल है वो उससे 1/3 अधिक कहा था ना, तो 1.33 कोस, और जो प्रकीर्णक बिल है इन दोनों का प्लस करके जो यहाँ लिखा था, पुष्प प्रकीर्णक बिल, इनकी गहराई श्रेणीबद्ध और इंद्रक बिलों की मिली हुई गहराई के बराबर है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2.33 कोस ये प्रकीर्णक बिलों की गहराई आएगी। ये इनकी गहराई है, और एक बिल से दूसरे बिल के बीच में गैप, वो संख्यात योजन का और असंख्यात योजन का ऐसा गैप इनके बीच में रहता है, यानी कम से कम गैप रहेगा तो 1.5 योजन का, ज्यादा से ज्यादा गैप रहेगा तो 3 योजन का, इस तरह का। और जो असंख्यात योजन वाले बिल हैं उनके बीच में गैप रहेगा मिनिमम 7,000 योजन का, और उत्कृष्ट असंख्यात योजन का इनमें गैप रहेगा। ठीक है, और ये सब से जो इन्होंने कहा ना 1/5 और 4/5 यानी 20% और 80%, तो ये निकाल के यहाँ बताया, पहले नरक के 30 लाख बिलों में से 20% यानी 6 लाख बिल हैं वो संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, जिसमें इंद्रक और श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, श्रेणीबद्ध तो संख्यात योजन वाले ही है, ये इसमें देखेंगे। और 24 लाख बिल हैं वो प्रकीर्णक जो बिल है वो असंख्यात योजन, प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध दोनों आएंगे इसमें, ये मैं बोलूंगी उनको ठीक करने को। ठीक है, इस तरह से, और ये बिलों के आकार। अब ये जो
चलिए ये कल करेंगे चर्चा, भी रेज हैंड भी है। बोलिए चाचा जी। अरे कितना सा था भाई वहां तो, जैसे कमरों की तो काय की व्यवस्था होगी, 24 घंटे मारकाट ही चलती होगी वहां तो। नहीं नहीं, कमरे नहीं है वो तो, कमरे तो उदाहरण के लिए और बोला गया चौबीस है। घंटे जो मारकाट चलती है तो वहां न सोने का काम है, घोर अंधेरा है, तो हाँ वहां जैसे तो कोई दूसरी जगह ले जाके मारकाट करते हैं, इन्हीं बिलों में ही आपस में ही लड़ते रहते हैं वो। नहीं, उन्हीं उन्हीं बिलों में, एक बिल उन्हीं से में। दूसरे बिल में ट्रांसफर होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हम्म। जो जिस बिल में जिसका जन्म हुआ है वो नारकी बस वही वो रहते हैं एक जिंदगी दूसरे भर आपस वही। में 24 घंटे काम ही लड़ने झगड़ने मारने काटने का हाँ है वो तो। हाँ, वही काम है, तो वहाँ कोई फुर्सत ही नहीं है। वो तो कमरे का तो उदाहरण दिया गया था, वो उन्हीं बिलों में वहाँ रहते हैं। और कुछ काम ही नहीं कोई केवल नहाना है कि धोना है कि खाना है कि पीना है, शांति से बैठ जाए ऐसा एक क्षण नहीं मिलता है। केवल जो तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है और उनको केवल ज्ञान होता है, उस समय एक क्षण के लिए, क्षणिक उस आत्मा का फील होता है। बाकी मार काट निरंतर चलती रहती है, मारो काटो। अपन पढ़ेंगे, मैं वहीं से पढ़ के बताऊंगी कि क्या नरकों की किस तरह की स्थिति है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पिक्चर ख्याल में आएगी। निरंतर ऐसे जैसे नाम यहाँ ऐसे नाम दिए ना भयानक भयानक इनके, ऐसे ही भयानक शब्द निरंतर, मारो काटो, और इस तरह की शब्द निरंतर। जैसे अपन समझ लो, वो कहीं ऐसा होता है ना कि सब्जी मंडी में चले जाओ या कहीं, तो आधा एक घंटे में अपन पच जाते हैं, ऐसे कि बंद करे, इतना शोर शराबा हा हुल्ला थोड़ी देर में ही। वहां पूरे जिंदगी भर, और जिंदगी इतनी नहीं, 150 साल की कम से कम भी है जीवन, तो 10,000 वर्ष मिनिमम है। और ज्यादातर तो उससे ज्यादा आयु वाले ही, पल्लियों की सागरों की आयु है, ऐसा जीवन बिताना पड़ता है। अब आगे जो सूत्र आएंगे उसमें करेंगे अपन उनकी दुख, दुख वाला जो सूत्र आएगा ना, तो वहाँ क्या उनके दुख होते हैं, इस तरह की वो चर्चा। और काफी चर्चा है नारकियों की, जो सूत्र में नहीं है वो भी काफी और चर्चा है, नेक्स्ट क्लासेस में अपन करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। अभी आज से संबंधित कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। नरक की चर्चा क्यों की जा रही है, ये क्यों दिखाई जा रही है? नरक में जाने के लिए कि ये नरकों का, ये तो अभी तक खाली रचना बताई गई है, तो ये रचना देख के तो हमको कि किसने देखा किसने जाना इतनी बारीकी से, तो केवल ज्ञान की महिमा आती है, केवली परमात्मा की आचार्यों की वो महिमा आती है। और जो वर्णन अब नरक का चलने वाला है, तो नरक में जाने के लिए नहीं, कि आज तक तो गए, अनंतों बार गए, लेकिन अब कोई कभी ऐसा काम नहीं करें कि फिर हमको वहां जाना। अब तो नरक देखना है तो कहीं कहाँ देखेंगे, कि आगम में या फिर केवल ज्ञान में, इसके अलावा नरक नहीं देखना है। नरक में जाके नरक नहीं देखना है। नरक को देखकर उनके दुखों का वर्णन सुन के वैराग्य की उत्पत्ति हो, और संसार से विरक्ति हो, विषय भोगों से विरक्ति हो। नरक में गया क्यों जीव, उनके कारणों को जान सके, उनसे विरक्ति हो, उसके लिए ये सारा प्रकरण बताया जाए। चलिए पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति, दीपिका जी आप बोलेंगे। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन, जयवंत वर्ते यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रह कर करे साधना नित, कभी ग्लानि भैया अनुत्साह ना हो, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत
बनते